और पॉलिटी का एक ऐसा विषय है जिससे सवाल लगभग हर बार प्रश्न पत्रों में आते ही हैं। भारत के महान्यायवादी। हाँ, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आज की चर्चा का मिशन हमने एकदम सीधा रखा है। इसमें किसी भी तरह की कहानियों से हम बचेंगे। एकदम सही दृष्टिकोण है। कहानियों में वक्त जाया करने से बेहतर है सीधा तथ्यों पर प्रहार किया जाए। बिल्कुल, पूरा फोकस सिर्फ फैक्ट्स पर रहेगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर और PYQ यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों के सटीक विश्लेषण पर। क्योंकि देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता सिर्फ ये जानने में नहीं है कि क्या सही है। असली चुनौती ये पहचानने में है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने वाला व्यक्ति किस जगह और कैसे फंसाने की कोशिश करता है। हाँ, वो ट्रैप समझना बहुत जरूरी है। कई बार पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद भी परीक्षा हॉल में जब 4 ऑप्शन सामने आते हैं ना, तो भाई उलझन पैदा हो जाती है। और आज की इस चर्चा का उद्देश्य उसी उलझन को जड़ से खत्म करना है। हम फैक्ट्स को इस तरह से खोलकर समझेंगे कि परीक्षा में आने वाला कोई भी सवाल गलत ना हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बातों पर आते हैं। हमारी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा तथ्य ये है कि महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे संविधान के विशाल ढांचे में रखकर देखें तो ये पद कहाँ स्थापित है? अक्सर परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि ये विधायिका का हिस्सा है या कार्यपालिका का या फिर न्यायपालिका का। अगर संविधान के ढांचे की बात करें तो महान्यायवादी का वर्णन भाग 5 में किया गया है। भाग 5 जो मुख्य रूप से संघ के बारे में है, द यूनियन। हाँ, और इस भाग के भीतर भी ये अध्याय 1 में आता है जो कार्यपालिका से संबंधित है, यानी दी एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि महान्यायवादी न्यायपालिका का हिस्सा नहीं है। हाँ। क्योंकि विधि या कानून शब्द सुनते ही छात्रों का दिमाग अक्सर सीधे न्यायपालिका की तरफ दौड़ने लगता है। यही पहला ट्रैप है। वो सरकार का कानूनी सलाहकार है, इसलिए वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत जरूरी अंतर है, और इसी से जुड़ा एक अनुच्छेद है जो परीक्षाओं में बार बार लौट कर आता है। PYQ का सबसे फेवरेट। आप अनुच्छेद 76 की बात कर रही हैं। बिल्कुल, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी का सीधा और स्पष्ट संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 से है। ऐसा लगता है जैसे इस पद का पूरा अस्तित्व इसी एक आर्टिकल पर टिका हुआ है। अनुच्छेद 76 वो तथ्य है जिसे तैयारी करने वाले हर छात्र को सबसे पहले कंठस्थ कर लेना चाहिए। इनका मुख्य कार्य केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना है। सही कहा। अब इस अनुच्छेद के भीतर जो सबसे पहली बात आती है वो है महान्यायवादी की नियुक्ति और उनकी योग्यताएं। अनुच्छेद 76 का पहला खंड कहता है कि राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और यहीं पर परीक्षक सबसे बड़ा जाल बिछाते हैं। बिल्कुल बिछाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सीधे सीधे ये नहीं पूछा जाता कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या योग्यता है। प्रश्न इस तरह से घुमाकर बनाए जाते हैं कि महान्यायवादी बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और फिर विकल्पों में अलग अलग शर्तें दे दी जाती हैं। छात्रों के लिए यह समझना आवश्यक है कि महान्यायवादी की अपनी कोई अलग से विशेष योग्यता संविधान में नहीं लिखी गई है। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताओं का ही विस्तार है। तो चलिए इस योग्यता वाले हिस्से को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि PYQ के सबसे कठिन सवाल यहीं से बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं हैं वही महान्यायवादी पर लागू होती हैं। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो सबसे बेसिक शर्त हो गई। इसके बाद योग्यताओं के 3 अलग अलग विकल्प आते हैं, जिनमें से किसी एक का पूरा होना अनिवार्य है। पहली स्थिति यह है कि वह व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज। और अगर ये पहली शर्त पूरी नहीं होती है तो दूसरा विकल्प क्या है? अगर वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा है तो दूसरी स्थिति यह है कि वह कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, यानी उसने 10 साल तक हाईकोर्ट में वकालत की हो। और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। परीक्षा पत्र बनाने वाले अक्सर इन संख्याओं को आपस में बदल देते हैं। बिल्कुल, वे विकल्प में जानबूझकर लिख देंगे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 5 वर्ष तक अधिवक्ता। और एग्जाम के प्रेशर में जल्दबाजी में छात्र इसी विकल्प को सही मान बैठते हैं।
ये वाकई एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत आसान है। 5 वर्ष न्यायाधीश या 10 वर्ष अधिवक्ता, और दोनों ही उच्च न्यायालय के स्तर पर होने चाहिए। एकदम सही। लेकिन क्या कोई तीसरी स्थिति भी है? अगर कोई व्यक्ति ना तो जज रहा हो और न ही 10 साल तक वकील रहा हो, फिर भी क्या वो महान्यायवादी बन सकता है? जी हाँ, संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही विशेष प्रावधान रखा है इसके लिए। अगर ऊपर के दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो तीसरी स्थिति यह है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति की दृष्टि में विशिष्ट विधिवेत्ता होना चाहिए। विशिष्ट विधिवेत्ता? हाँ, यानी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। हाँ। इसका अर्थ है कानून का कोई बहुत बड़ा और सम्मानित ज्ञाता, जिसका विधि के क्षेत्र में असाधारण योगदान हो और राष्ट्रपति ये मानते हों कि वो इस उच्च पद के योग्य है। यह प्रावधान शायद इसलिए रखा गया था ताकि देश के सबसे बेहतरीन कानूनी दिमागों का उपयोग सरकार कर सके, भले ही वे पारंपरिक वकालत या न्यायिक प्रक्रिया से ना आए हों। बिल्कुल, यही सोच थी इसके पीछे। तो नियुक्ति और योग्यताओं की ये उलझन तो सुलझ गई। अब आगे बढ़ते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल और वेतन से जुड़े उन भ्रमों की ओर जो अक्सर परेशान करते हैं। तथ्यों के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन यहाँ जो तथ्य सामने आ रहा है वो किसी भी नए छात्र को हैरान कर सकता है। संविधान में महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। उनके पद पर रहने की कोई समय सीमा तय ही नहीं है। इस बिंदु के पीछे का तर्क समझना बहुत आवश्यक है। संविधान कहता है कि महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जी, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहें, और व्यावहारिक रूप से कहें तो जब तक मंत्रिमंडल या सरकार चाहे, तभी तक वो व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। और परीक्षा के नजरिए से यहाँ सबसे बड़ा तथ्य ये निकल कर आता है कि महान्यायवादी को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं दी गई है, कोई इम्पीचमेंट नहीं है। महाभियोग की बात इसलिए उठती है क्योंकि अक्सर हम पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। हाँ, तो छात्रों को ये लग सकता है कि चूंकि महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी वैसी ही होगी। और परीक्षार्थियों की इसी सोच का फायदा उठाकर परीक्षा में गलत विकल्प सेट किए जाते हैं। छात्र योग्यता को हटाने की प्रक्रिया से जोड़ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। इसके पीछे का कारण समझना चाहिए। महान्यायवादी सरकार का कानूनी सलाहकार है। अगर किसी कारणवश सरकार को अपने ही वकील पर भरोसा नहीं रहता या देश में कोई नई सरकार चुनकर आती है, तो उसे अपना नया विधिक सलाहकार चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर महाभियोग जैसी लंबी प्रक्रिया होती तो सरकार का काम ही ठप पड़ जाता। इसीलिए महान्यायवादी को हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय पद से मुक्त कर सकते हैं। और वेतन के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही एक भ्रम देखने को मिलता है। दस्तावेजों से ये स्पष्ट होता है कि महान्यायवादी का वेतन या पारिश्रमिक संविधान में कहीं भी निश्चित नहीं किया गया है। कहीं भी नहीं। ये पूरी तरह से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। परीक्षाओं में अक्सर ये भ्रामक विकल्प दिया जाता है कि महान्यायवादी का वेतन संसद तय करती है या उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। ये एक बहुत ही सामान्य ट्रैप है। हम आमतौर पर ये मान लेते हैं कि इतने बड़े संवैधानिक पद का वेतन तो संसदीय कानून बनाकर तय करती होगी, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कैग के मामले में होता है। लेकिन महान्यायवादी के मामले में संविधान बिल्कुल मौन है। संविधान ने ये शक्ति राष्ट्रपति को दी है कि वे जो भी पारिश्रमिक उचित समझे वो निर्धारित करे। तो अगर परीक्षा के किसी कथन में संसद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो कथन पूरी तरह से गलत होगा। तो कार्यकाल और वेतन की स्थिति तो एकदम स्पष्ट हो गई। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इनका रोजमर्रा का काम क्या है। प्रीलिम्स परीक्षा में एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा जाता है कि भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है, जिसका उत्तर महान्यायवादी है। लेकिन इनके कार्यों का दायरा आखिर कितना बड़ा है? महान्यायवादी के मुख्य रूप से 3 बड़े काम निर्धारित किए गए हैं। पहला कार्य है भारत सरकार को उन कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भेजे गए हों। जी। दूसरा और सबसे चर्चित काम है सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। भारत सरकार के खिलाफ या सरकार की ओर से जितने भी बड़े और महत्वपूर्ण मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां सरकार का पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी ही उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई कानूनी सलाह मांगते हैं,
तब भी महान्यायवादी ही सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। और तीसरा कार्य है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कानूनी कर्तव्य का पालन करना। कार्यों की बात तो समझ में आती है, लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, और सच कहूं तो ये एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा क्षेत्र है, महान्यायवादी के संसदीय अधिकार। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही रोचक विरोधाभास लगता है कि एक व्यक्ति जो ना तो लोकसभा का चुनाव जीत कर आया है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, वो संसद की कार्यवाही का हिस्सा कैसे बन सकता है। ये भारतीय संविधान का एक बहुत ही विशेष और अद्वितीय प्रावधान है। नियम बहुत स्पष्ट हैं। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में उपस्थित हो सकता है और बोल भी सकता है। वो संसद की चर्चाओं में भाग ले सकता है। यहाँ तक कि अगर उसे संसद की किसी समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वो उस समिति की बैठकों में भी भाग ले सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। इसके पीछे का उद्देश्य शायद ये है कि जब संसद में कोई जटिल कानून बन रहा हो तो सांसदों को देश के सर्वोच्च कानूनी विशेषज्ञ की सलाह तुरंत मिल सके। बिल्कुल यही मंशा रही होगी। तो वो संसद में जा सकता है, बहस कर सकता है, समितियों में बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा तय की गई है। उसे मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता। संसद में वोट डालने की शक्ति उसे नहीं दी गई है। मतदान का अधिकार न होने का कारण बहुत ही तार्किक और लोकतांत्रिक है। वो संसद का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। जनता ने उसे वोट देकर नहीं चुना है। सही कहा। संसद में कानून बनाने के लिए वोट डालने का अधिकार केवल और केवल चुने हुए सांसदों के पास होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की मूल भावना बची रहे। परीक्षा में जब कथन आधारित प्रश्न आते हैं तो परीक्षक अक्सर लिखते हैं, महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है और विधेयकों पर मतदान भी कर सकता है। छात्रों को ऐसे विकल्पों पर तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। सदन में बोलना और हिस्सा लेना अनुमत है, लेकिन मतदान करना पूरी तरह से वर्जित है। एकदम वर्जित है। ये एक बहुत ही स्पष्ट अवधारणा है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पद की प्रकृति से जुड़ी एक और दिलचस्प बात पर आते हैं। शोध बताते हैं कि महान्यायवादी कोई पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। वो आम सरकारी अधिकारियों की तरह सरकार का फुल टाइम सर्वेंट नहीं है। इस तथ्य का व्यवहारिक प्रभाव बहुत गहरा है। चूंकि वह पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए उस पर वे सारे प्रतिबंध लागू नहीं होते जो एक आम सिविल सेवक पर होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस करने की छूट होती है। प्राइवेट प्रैक्टिस यानी वो अपनी निजी वकालत जारी रख सकता है और आम लोगों के केस भी लड़ सकता है। जी। इसके पीछे की वजह यह है कि देश के सबसे बेहतरीन वकील बहुत अधिक फीस लेते हैं। अगर सरकार उन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी बनाकर एक निश्चित वेतन में बांध देगी तो शायद ही कोई शीर्ष वकील ये पद स्वीकार करे। इसलिए उन्हें ये छूट दी गई है। लेकिन अगर वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है तो क्या इस निजी प्रैक्टिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है? प्रतिबंध बिल्कुल हैं और बहुत सख्त हैं। वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु वो किसी भी मामले में भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता और न ही सरकार के खिलाफ किसी को कोई कानूनी सलाह दे सकता। सही कहा। इसके अतिरिक्त अगर वो किसी आपराधिक मामले में किसी आरोपी का बचाव करना चाहता है तो उसे पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। वह सरकार का मुख्य वकील है, इसलिए वो किसी भी रूप में सरकार के हितों के खिलाफ नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से तार्किक है। अब इसी विषय से जुड़ी दो ऐसी महत्वपूर्ण तुलनाओं पर बात करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में भारी भ्रम पैदा करती हैं। पहली तुलना है महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल के बीच। ये भी बहुत पूछा जाता है। अक्सर न्यूज़ में और टीवी डिबेट्स में हम सॉलिसिटर जनरल का नाम सुनते हैं, जिससे कई बार ये मान लिया जाता है कि ये दोनों पद समान हैं या एक ही तरह के संवैधानिक पद हैं। इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर क्या है? ये PYQ का एक और शानदार हिस्सा है। दोनों पदों के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी उत्पत्ति में है। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। जैसा कि हमने चर्चा की, संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जी। इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इसे संसद में बोलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके ठीक विपरीत सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान में कहीं भी नहीं है। यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि एक वैधानिक और प्रशासनिक पद है जिसे सरकार ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। बिल्कुल सटीक। महान्यायवादी अकेले देश भर के सारे मामले नहीं देख सकते, इसलिए उनकी मदद के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और कई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अंतर यह है
कि सॉलिसिटर जनरल को संसद में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। एकदम सही। परीक्षा में अक्सर ये भ्रामक कथन दिया जाता है कि सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में किया गया है। परीक्षार्थियों को तुरंत पहचान लेना चाहिए कि ये कथन पूरी तरह से गलत है। बहुत ही स्पष्ट व्याख्या। अब दूसरी तुलना की ओर बढ़ते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर केंद्र और राज्य व्यवस्था के बीच सेतु का काम करती है। ये तुलना है केंद्र के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता के बीच। एडवोकेट जनरल। हाँ, दोनों के काम और पद की प्रकृति लगभग एक जैसी लगती है, बस कार्यक्षेत्र अलग है। भारतीय संविधान की ये बहुत ही खूबसूरत समरूपता है। जैसे केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महान्यायवादी होता है, ठीक वैसे ही हर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है। परीक्षाओं में ये तुलना अनुच्छेदों और नियुक्ति के स्तर पर सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जी, केंद्र में महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरी ओर राज्य में महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में है और इनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, जबकि महाधिवक्ता हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है। एकदम सटीक तुलना। इन दोनों के अनुच्छेदों को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका भी है। अगर आप अनुच्छेद 76 में 89 जोड़ दें तो आपको अनुच्छेद 165 मिल जाता है। ये 89 का नियम केंद्र और राज्य के कई संवैधानिक अनुच्छेदों को याद रखने में बहुत काम आता है। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो अब जब हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो क्यों ना पूरे विषय को एक बार परीक्षकों की चालाकी के चश्मे से फिर से देखा जाए। रैपिड रिवीजन करते हैं। बिल्कुल। चलिए उन गलत कथनों का त्वरित पर्दाफाश करते हैं जो प्रश्न पत्र बनाने वालों के सबसे पसंदीदा हैं। ये वो ट्रैप्स हैं जो सीधे स्रोत सामग्री से निकालकर फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर परीक्षा में कोई कथन आता है कि महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है, तो ये कथन सिरे से गलत होगा। वो संसद का सदस्य नहीं होता, वो केवल विशेष संवैधानिक अधिकार के तहत उसमें बोल सकता है और उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। एकदम सही। दूसरा सबसे आम ट्रैप यह है कि महान्यायवादी को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये भी पूरी तरह से गलत है। जैसा कि हमने स्पष्ट किया, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, इसलिए महाभियोग जैसी कोई जटिल प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है। राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं। तीसरा भ्रामक कथन जो अक्सर दिखता है कि महान्यायवादी का वेतन संसद द्वारा कानून बनाकर तय किया जाता है। ये भी एक बड़ा झूठ है। संविधान ने वेतन तय करने का अधिकार संसद को नहीं, बल्कि केवल और केवल राष्ट्रपति को दिया है। और चौथा प्रमुख ट्रैप कि महान्यायवादी अपनी निजी प्रैक्टिस के दौरान भारत सरकार के विरुद्ध केस लड़ सकता है। ये तो संभव ही नहीं है। वो सरकार का मुख्य वकील होकर सरकार के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? तो ये कथन भी पूरी तरह खारिज हो जाता है। अगर परीक्षार्थियों ने इन 4 नकारात्मक कथनों को अच्छी तरह से समझ लिया तो महान्यायवादी से जुड़ा कोई भी घुमावदार सवाल उन्हें परीक्षा हॉल में विचलित नहीं कर सकता। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और दिमाग में एक स्पष्ट छवि बनानी हो, तो बस एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करनी है जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। जी। उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए, यानी 5 साल हाईकोर्ट का जज या 10 साल हाईकोर्ट का वकील। उसका कोई तय कार्यकाल नहीं है, वो राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है। बिल्कुल। वो एक ऐसा अनूठा व्यक्ति है जो संसद में जाकर बहस तो कर सकता है, लेकिन किसी भी कानून पर वोट नहीं दे सकता। और अंत में वो कोई पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए वो अपनी निजी वकालत भी कर सकता है। यह सारांश परीक्षा कक्ष के बाहर आखिरी मिनट में तथ्यों को दोहराने के लिए एकदम सटीक है। सारी जटिलताओं और अनुच्छेदों को बहुत ही आसान शब्दों में एक जगह समेट लिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह स्पष्टता बहुत आवश्यक है। तथ्यों का इस तरह से बिंदुवार अध्ययन न केवल सटीकता बढ़ाता है, बल्कि परीक्षा हॉल में ऑप्शंस के बीच उलझने से बचाकर बहुत सा कीमती समय भी बचाता है। इस गहन